नमस्कार सभी को। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस ऑनलाइन पैनल चर्चा में, जिसका आप सब जानते ही हैं कि विषय है आज का प्रेमचंद की कहानियां रंगमंच पर जीवंत होती संवेदनाएं। मेरा नाम है मनोज वर्मन और ये मेरा परम सौभाग्य है। और जिस ग्रुप की पहल पर हम ये पैनल चर्चा कर रहे हैं, उस ग्रुप का परम सौभाग्य है कि आप जैसे दिग्गज पैनलिस्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उस ग्रुप की मैं चर्चा करूं तो उसका नाम है ड्रीम कैचर्स, जो गुरुग्राम का थिएटर ग्रुप है। और आमतौर पे ये माना जाता है कि जब हम बात करते हैं गुरुग्राम की और थिएटर की, तो एक अलग ही धारणा बनती है लोगों के मन में, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, कि गुरुग्राम एक कॉरपोरेट कल्चर वाला शहर है और यहाँ पे रहने वाले भी मनोरंजन के विभिन्न साधनों को ढूंढते रहते हैं। और पिछले कुछ सालों में, खासतौर से कोरोना महामारी के बाद, रुझान बढ़ा है लोगों का थिएटर की तरफ। उसका एक कारण ये भी रहा कि इन पिछले 3-4 सालों में रंग कर्मियों ने अलग अलग जगहों को ढूंढना शुरू कर दिया है। अक्षरा थिएटर एक फेवरेट हुआ करता था, लेकिन शायद वो 1-2 साल के लिए बंद हो गया है। तो छोटी जगहों पे, क्रैम्प्ड स्पेस में, हालांकि थिएटर कर्मियों में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है यहाँ भी और मुंबई में कि कितना उपयुक्त है ये छोटी जगह पे करना, एक कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वो चर्चा फिर कभी करेंगे। तो गुरुग्राम में भी नए नए वेन्यूज खुले हैं। लोग मॉल में जाके करते हैं, कैफेज में जाके करते हैं। और ये जो ग्रुप है ड्रीम कैचर्स, जिसको चलाने वाली मधु कंधारी हैं, जो शायद इस वक्त ट्रैफिक से हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वो खुद एक आला दर्जे की कलाकार हैं और 300 से 400 शो कर चुकी हैं थिएटर में, फिल्में कर चुकी हैं, नृत्यांगना है, गायिका हैं। और इसके पीछे उनका ही हाथ है। तो गुरुग्राम की कल्चर के अनुरूप इस ग्रुप ने छोटे थिएटर करने शुरू किए, अंग्रेजी निष्ठ थिएटर करने शुरू किए। लेकिन जैसे होता है ना कि आपको संतुष्टि नहीं मिलती जब तक आप, जिसे कहते हैं ना, जो सही थिएटर है, रियल थिएटर आप करते हैं, जो भारत की परंपरा से गहरे से जुड़ा हुआ है, जो आप सब इसमें वर्षों से करते आए हैं और माहिर हैं उसमें। तो उसी दिशा में ये एक पैनल चर्चा, एक कदम है कि गुरुग्राम की जनता को भी हम ऐसी चीज परोसें कि उनको मालूम तो चले कि क्या होता है थिएटर। लोग जरूर आएंगे, हम समझते हैं। तो शायद उम्मीद करते हैं कि ये इस श्रृंखला का पहला, इससे आखिरी पैनल चर्चा रह के होकर नहीं रह जाएगी, आगे भी इसको हम जारी रखेंगे। तो अ, मेरा फर्ज बनता है दो, कि एक तो मैं इसके बारे में फॉर्मल रूप से बताऊं लोगों को कि ये चर्चा, जो प्रेमचंद की कहानियां रंगमंच पर जीवंत होती संवेदनाएं हैं, अ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भारतीय समाज, संबंधों और मानव मनोविज्ञान की बारीक पड़ताल करती हैं। उनकी रचनाओं में संभवतः नाटकीयता नहीं होती, लेकिन संवेदनाएं अवश्य होती हैं, कराव होते हैं और जीवन की सघन परतें होती हैं। और इन्हीं तत्वों ने संभवतः इतने वर्षों से नाट्य निर्देशकों और रंगकर्मियों को प्रेमचंद की इन कहानियों को मंच पर लाने की प्रेरणा दी है। तो आज की इस चर्चा का हमारा उद्देश्य है ये समझना कि प्रेमचंद की कहानियों को नाटक के रूप में ट्रांसफॉर्म करना, ढालना, रूपांतरित करना, ऐसा करने में किन रचनात्मक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कैसे निर्देशक और अभिनेता एवं अभिनेत्री प्रेमचंद के पात्रों को संवेदनशीलता से और प्रामाणिकता के साथ मंच पर जीवंत कर सकते हैं। तो ये इस चर्चा का विषय है। और ये इसका थोड़ा विस्तार में मैंने वर्णन किया है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा ये धर्म है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सब दिग्गज हैं अपने क्षेत्र में, उनका परिचय दूं। हालांकि ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी और आप लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा है, उसको उसका निर्वहन मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये कहने की बात नहीं कि सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय, सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर प्रताप सहगल जी से, जिनका कोई भी इस दुनिया में कितना भी कोशिश कर ले, परिचय उनका कुछ शब्दों में नहीं समेट सकता है, लेकिन मैं ये धृष्टता करनी पड़ रही है मुझे। सो प्रोफेसर प्रताप सहगल हिंदी रंगमंच और साहित्य की दुनिया के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी रचनाकार हैं। बिल्कुल। नाटककार, कवि, कथाकार, आलोचक और चिंतक, हर रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। 10 मई 1945 को उनका जन्म हुआ पश्चिम पंजाब में, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। और फिर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और फिर उसके बाद लगभग 4 दशकों तक अध्यापन और शोध निर्देशन करते हुए नई पीढ़ी के साहित्यकारों और रंगकर्मियों को दिशा दी। हम थिएटर वालों के लिए प्रोफेसर प्रताप सर का असली परिचय एक नाटककार के रूप में है। उन्होंने अब तक 65 से अधिक नाटकों की रचना की है। अन्वेषक और रामानुजन जैसे नाटकों से हिंदी रंगमंच में विज्ञान नाटकों की शुरुआत हुई। बुल्ले शाह, कोई और रास्ता और अन्य कई नाटकों ने हिंदी रंगमंच को नई ऊंचाइयां दी। उनके नाटक देश भर में मंचित होते रहे हैं, विदेशों में भी हुए हैं और कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। मुझे लगता है कि उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता और निरंतर नए प्रयोग।
वे हर रचना में स्वयं को नए रूप में प्रस्तुत करते हैं और शायद यही कारण है कि उनके नाटकों का संसार इतना व्यापक, इतना जीवंत और आज भी बेहद प्रासंगिक है। रंगमंच और साहित्य में उनके योगदान को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। कुछ नाम है: नट सम्राट सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य अकादमी की मान्यता, सौहार्द सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बहुत सारे। उनके साहित्य और नाट्य कर्म पर अनेक शोध, एमफिल और पीएचडी कार्य भी हो चुके हैं, होते रहे हैं। आज प्रोफेसर प्रताप सहगल न केवल समकालीन हिंदी रंगमंच के एक शिखर पुरुष हैं, बल्कि उनके नाटक और चिंतन आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा और दिशा देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमें आपका वरद हस्त प्राप्त हुआ। अब ज्यादा मेरा ही कह फर्ज है दिया कि आपने मेरे बारे में। सर, कुछ भी नहीं है। मैं सही बताऊं, एक पूरा प्रोग्राम 60 मिनट का सिर्फ आपका परिचय का हो जाए तो वही कम बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है और सब जानते हैं। बिल्कुल। आप काजल जी, आप भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। आपका अगर देखा जाए तो परिचय, आपका परिचय भी नहीं बांध सकते शब्दों में। आता हूं आपकी तरफ। अ, तो बढ़ते हैं काजल सूरी जी की तरफ, जो हमारी आज की अकेली महिला पैनलिस्ट हैं। तो काजल सूरी जी एक प्रसिद्ध अभिनेता या यूं कहूं अभिनेत्री, हालांकि आजकल जेंडर को मानते नहीं है इन चीजों में। अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक या निर्देशिका कहूं, लेखिका हैं, कवयित्री हैं। वे जम्मू कश्मीर के बहुत प्रतिष्ठित रंगमंचीय परिवार से हैं और बचपन से ही रंगमंच से जुड़ी रही हैं अपने माता पिता के साथ। उन्होंने दूरदर्शन कश्मीर के लिए 600 से ज्यादा धारावाहिकों, टेलीफिल्मों और नाटकों में अभिनय, निर्देशन और लेखन किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं। देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित नाट्य उत्सवों में हिस्सा ले चुकी हैं। काजल जी की कई नाटक पुस्तकें और कविता संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें हब्बा खातून, हीर रांझा, एक आवाज मोहब्बत की लालेश्वरी जैसे नाटक विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रेम, इश्क, प्यार, मोहब्बत की तरफ शायद ज्यादा झुकाव है। बड़ा सफाई से उसके बारे में लिखती हैं। साहित्य कला परिषद द्वारा उनके निर्देशन में मंचित नाटक अर्धकाव्य और एक आवाज मोहब्बत की लालेश्वरी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में शामिल किए गए हैं। काजल जी को रंगमंच और साहित्य में योगदान के लिए नेशनल आइकॉन अवार्ड, जोरा सहगल राष्ट्रीय पुरस्कार, नौशाद सम्मान, महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान और अनेक अनेक अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। और वे कोरोना महामारी के दौरान अपने बहुचर्चित ऑनलाइन शो शख्सियत से भी घर घर जानी जाती हैं। तो आपका स्वागत है बहुत काजल जी। शुक्रिया, बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जी। बहुत हम धन्य हैं कि आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कर पा रहा हूँ, मौका मिला है मुझे और बिना रोक-टोक के। मुझे वो ये कम मौका मिलता है इस तरह लोगों को। अब आते हैं हमारे तीसरे आज के हमारे अतिथि पैनलिस्ट वशिष्ठ उपाध्याय जी की तरफ, जो कि संस्कृत और रंगमंच में परास्नातक हैं। वशिष्ठ उपाध्याय जी एक अनुभवी नाट्य निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं। इन्होंने अपनी रंग यात्रा सन 1990 में अमिता उद्गाता जी, सुभाष उद्गाता जी और रंजीत कपूर जी जैसे दिग्गजों के साथ शुरू की थी और तब से लेकर अब तक 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन और मंचन कर चुके हैं। वशिष्ठ जी साहित्य कला परिषद, दिल्ली सरकार के रंग मंडल के रेperटरी प्रमुख एवं कार्यक्रम प्रभारी भी रहे और वहां रहते हुए इन्होंने अनेक योजनाओं और प्रस्तुतियों का नेतृत्व किया है। वशिष्ठ जी द्वारा लिखे पूर्ण नाटक राम रचयिता, चेहरे पे चेहरा, एक कदम दूर और चाणक्य हैं और कई अन्य लघु नाटक और नुक्कड़ नाटक भी उनके द्वारा लिखित और मंचित चर्चित रहे हैं। वे राष्ट्रीय रंगमंच जगत की वरिष्ठ विभूतियों जैसे रतन थियम, जो अभी कुछ दिन पहले हमारा साथ छोड़ के चले गए, रंजीत कपूर जी, भानु भारती जी, अमाला लाना और बंसी कौल जी के साथ कार्य कर चुके हैं। रंग कला और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए वशिष्ठ जी ने अनेक कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स चलाई, संचालित की और नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से सीने फेलोशिप 2022-23 भी प्राप्त हुई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वशिष्ठ उपाध्याय जी। और मैं कई दिनों तक इस बारे में कंफ्यूज रहा कि आपका नाम वशिष्ठ उपाध्याय है या उपाध्याय वशिष्ठ है, क्योंकि दोनों ही सरनेम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो बहुत ही अलंकारिक नाम है आपका, कहूँ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और अंतिम पैनलिस्ट की ओर, जो एक तरह से हमारे आदरणीय मेहमान तो हैं सुनील चौधरी जी, लेकिन हमारा खुद का हिस्सा भी है। ड्रीम कैचर्स ग्रुप, जिसकी तरफ से ये पेशकश हो रही है, उससे जुड़े हुए हैं सालों से। और आजकल बल्कि मैं यूं कहूं कि चूंकि प्रेमचंद जी का जिक्र हो रहा है, हम आजकल जुड़े हुए हैं सुनील चौधरी जी के निर्देशन में एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रेमचंद की कहानी भूत पर आधारित है और इस 30 अगस्त को गुरुग्राम में, दोबारा कहता हूं, गुरुग्राम में मंचित होने जा रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत उसका विषय है कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगी गुरुग्राम की जनता।
देखते हैं कैसे होता है। 30 अगस्त को है। आप में से जो भी लोग समय निकाल पाए, आप हमारे आदरणीय मेहमान बन के आ सकते हैं। काजल जी बहुत व्यस्त हैं, उनका मुझे मालूम है 30 और 31 अगस्त को बहुत विशाल आयोजन है उनका। वो स्वयं बताएंगे उसके बारे में, उम्मीद करता हूं जब हम उनसे कुछ पूछेंगे। तो अ, तो सुनील जी के मैं ये स्वतंत्रता ले रहा हूं कि चूंकि वो हमारे अपने हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए उनका सबसे संक्षिप्त परिचय देता हूं। हालांकि वो भी बहुत कुछ समाये हुए हैं अपने अंदर। सुनील चौधरी जी लखनऊ के बाशिंदे हैं, तो अब देख लीजिए लखनवी अंदाज सारे उनके अंदर हैं। लेकिन अब वो दिल्ली शहर के दक्षिण महरौली में रह रहे हैं। कई वर्षों से गीत, गजल, नज्म और कविताएं इत्यादि लिख रहे हैं। इनकी 4 किताबें, विहान, ए धूप तुम खिला करो, याद तुम्हारी फिर ले आई, जो कविता और शायरी की ओर हैं, और एक ऐतिहासिक नाट्य कथा रूपमती का जौहर, ये सभी प्रकाशित हो चुके हैं। रंगमंच से जुड़े सुनील जी अनेक नाटकों में अभिनय और निर्देशन भी कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा, निर्देशन कर भी रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर पहले भी करते रहे हैं। भगवती वरण चरण वर्मा जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा का विशाल मंचन नाटक उन्होंने किया था कई साल पहले, जिसका मैं भी एक हिस्सा था। और सुनील जी ने शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय किया है। और गत वर्ष टर्टल फिल्म्स की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन लाहौर में अभिनय पर उनको बॉस्टन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में, बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला है। तो इस तरह वे निर्देशन के साथ, संगीत के साथ, अभिनय में अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए, मैं सबसे बड़ा मुरीद उनकी गायकी का हूं, और उनके म्यूजिक में जो पकड़ है, संगीत में उनकी बहुत पकड़ है, म्यूजिक कंपोज करने में महारत हासिल है, और तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिसमें मैंने सुना है गिटार और पियानो में तो जो पकड़ है उनकी बिल्कुल प्रोफेशनल। और गायकी में एक अलग ही अंदाज है। तो हमको उनके साथ जुड़ने का एक फायदा ये होता है कि आप जानते हैं कि नाटकों और संगीत का चोली दामन का साथ है। नाटक में अगर संगीत जुड़ जाए और तो 4 चांद लग जाते हैं। तो वो 4 6 चांद लगाते ही रहते हैं हमारे नाटकों में। 30 तारीख को भी ऐसी कुछ छटा देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। और अगेन मैं ये कहूंगा कि कोई दो राय नहीं है इसमें, कि आप समझ ही गए होंगे कि मनोज, हम। एक मिनट जी में आपको रोकना चाहूंगा, जी सॉरी। जी बताइए ये जी। आपकी माइक, किसी की माइक खड़ 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 आवाज आ रही है हाँ लगातार। पता लग जाएगा अभी, या तो म्यूट। किसी की यहाँ से खड़खड़ आवाज आ रही है। या तो अब साउंड में हाँ। है। हाँ नहीं, अब हो गई मेरे ख्याल से। प्रताप सर की उस आ रही, लेकिन उनको तो बोलना है अभी। म्यूट पे सर, सुनाई नहीं दे रहा, आप म्यूट पे हो गए। हाँ। प्रताप सर, सर म्यूट पे हैं आप। ओहो। सर म्यूट पे हैं, म्यूट पे। फोन करना पड़ेगा शायद। हाँ, मैं तो म्यूट पर हूँ। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है। हो गया अनम्यूट हो गया। ठीक है, अब ठीक हाँ है। जी लेकिन हो गया अनम्यूट। जो लोग अनम्यूट हैं, ये आवाजें वहीं से आ रही वहीं से कहीं से आ रही होगी जी। हैं। हाँ हाँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस चर्चा को। और मेरा पहला प्रश्न, मैं धृष्टता कर रहा हूं प्रोफेसर प्रताप सहगल जी जैसे वरिष्ठ और दिग्गज व्यक्तित्व से प्रश्न करना। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे, मेरा फर्ज है आज ये करना। तो सर मैं पहला सवाल आप ही से पूछता हूं प्रताप सर, कि प्रेमचंद की कहानियों की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। प्रेमचंद की कहानियां आपके विचार से रंगमंचीय दृष्टि से कितनी नाटकीय हैं? मतलब क्या आपको लगता है सर कि वे स्वाभाविक रूप से ये कहानियां रंगमंच के लिए उपयुक्त हैं, या उन कहानियों में विशेष रूपांतरण की जरूरत पड़ती है उन्हें रंगमंच के योग्य बनाने के लिए? आपने परिचय में स्वयं बताया कि उनकी संवेदनाएं तो उनके साहित्य में है, लेकिन जो नाटकीय कौशल होना चाहिए वो वहां पर अनुपस्थित है। और ये सच भी है, क्योंकि वो असल में उनका नाटक, उन्होंने जीवन में एक या दो लिखे हैं। करबला उनका नाटक है, जी या एक आध नाटक कोई और है। हाँ, 3 लिखे हैं सर, तीन हाँ लिखे हैं। हाँ, तीन तीन तो वो भी, जैसे आप नाटक की दृष्टि से अगर आज आप उनको कसने लगे तो वो भी पूरी तरह से नाटक ठहरते नहीं है। जी यानी उसमें जो एक नाटकीय त्वरा होनी चाहिए, जो नाटकीय गतिशीलता होनी चाहिए, जो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, वो बहुत ही कम है ये है, लेकिन बहुत कम है। तो ये इसलिए उनके नाटक में उनकी गति है नहीं। लेकिन ऐसी कहानियां जिनमें कुछ नाटकीय तत्व हों, वो हमें ज्यादा पकड़ते हैं, ज्यादा आकर्षित करते हैं। लेकिन प्रेमचंद की शक्ति इसमें है कि वो हमें मनुष्यों के पास ले जाती हैं, और उन मनुष्यों के पास ले जाती हैं जो मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं, जो मनुष्य कहीं अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, जो मनुष्य कहीं कहीं ना कहीं उनका कोई शोषण हो रहा है। वो एक ऐसा समाज था। आप 100 साल पहले की कल्पना कीजिए, 100 साल से भी अधिक हो गए जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया था। और उनका जो उपन्यास अंतिम गोदान
वो मेरे ख्याल में 1930 के आसपास आया था कहीं। और उनसे पहले जो उनका उपन्यास रंगभूमि, वो एक बहुत बड़ा उपन्यास आया। तो आप सारा का सारा पढ़ते जाइए, उसमें आपको बड़े बड़े लंबे विवरण तो मिलेंगे। उपन्यासों का संकट ये होता है कि उसमें आपको विवरण बहुत लंबे होते हैं, और वो विवरण जो है वो जरूरी भी होते हैं कई बार, क्योंकि वो आपको पूरे के पूरे परिवेश के साथ जोड़ देते हैं। अगर वो परिवेश अगर आपके पकड़ में आ जाए तो आप उन पात्रों से सही तरीके से रूबरू हो सकते हैं, और उन पात्रों के साथ आप एक आंतरिक संवाद भी कायम कर सकते हैं। एक जो पात्रों की जो एक जो लय होती है वो आपको मिलती है। लेकिन अब जो नाटक करने वाले हैं उनके लिए तो दिक्कत यह है कि वो इन विवरणों को वो शब्दशः नहीं दिखा सकते। वो जो विवरण है वो नाटक जब खेला जाता है उसी को रूपांतरित करके, तो वो समझ लीजिए किसी एक लाइन में, या किसी एक्टर की एक भाव संचालन में, या एक किसी एक्टर और दूसरे एक्टर की जो उनकी जो हलन चलन होता है, जो उनकी स्थितियां होती हैं, जो जिस तरह से एक दूसरे को मान लीजिए कभी क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं, या जो आंखें तरेर रहे हैं, वो सब बयान कर देते हैं। तो इसलिए वहाँ विवरण विवरण जो है वो एक्टरों के हाथ में है। या जो हम लोग जो लिखते भी हैं, जो लिखने नाटक लिखने वाले भी हैं, वो देखिए एक वक्त था जब विवरण बहुत दिए जाते थे। जगदीश चंद्र माथुर का समय देखिए, या आप जयशंकर प्रसाद का समय देखिए। हालांकि उनके नाटक तो मंचित होते नहीं थे, लेकिन जो नाटक को समझने लगता है लेखक, और जो नाटक से खुद जुड़ा हुआ है, मैं तो उस तरह से अभिनेता नहीं हूं ना निर्देशक हूं, लेकिन नाटक देखता रहता हूं। और जब देखने से भी आपको एक तरह का अनुशासन, जो नाट्य कला का अनुशासन है, वो आपको हासिल तो नहीं होता, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। आप उसकी परतें खोलने के योग्य हो जाते हैं, तो वो परतें खुलती हैं हमारे सामने। तो प्रेमचंद की दिक्कत यही है, लेकिन शक्ति ये है कि वो उस समय को पकड़ते हैं जिस समय में वो जी रहे थे। आज जी। हम ये सोचते हैं कि आज आज प्रेमचंद हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। क्या आज उतने प्रासंगिक हैं जितने वो अपने समय में रहे होंगे? अच्छा, मजेदार बात यह है कि उनके समय में वो इतने प्रासंगिक नहीं माने गए। जितना उनकी वो उस तरह से पहचान नहीं बनी जो पहचान उनकी आजादी के बाद, जब उनको एक सशक्त आलोचक मिले, मान लीजिए रामविलास शर्मा मिले, या उनको नामवर सिंह मिले, तो उसके बाद प्रेमचंद की पहचान बननी शुरू हुई, और उनके साहित्य के जो विभिन्न आयाम थे वो खुलने शुरू हुए। और तब रंग कर्मियों का ध्यान गया कि प्रेमचंद के नाटकों का, उसके उनके कहानियों का मंचन किया जा सकता है। अब संकट एक और भी है ना, ये रंग कर्मियों का संकट है। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी ने एक कहानी का अनुवाद किया, उनका नाट्य रूपांतर किया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ईदगाह। अब जी। ईदगाह का एक रूपांतर हुआ, और वो पसंद किया गया, किसी ने प्रस्तुत किया, वो पसंद किया गया। अब बजाय उसकी और कहानियों को देखने के लिए सब लोग ईदगाह करने लगेंगे। मान लीजिए दो दो लोग करें, तीन लोग करें, लेकिन अगर एक कहानी का मंचन हुआ है, आप फिर उस कहानी को उठा रहे हैं, तो जरूर आपके पास कोई तर्क होना चाहिए। यानी आप उस कहानी के कुछ वो तंतु जो वहां उपस्थित नहीं थे, जो उसने रूपांतर किया, एक्स ने रूपांतर किया, वो आप कर रहे हैं, और आप वो तंतु खोल रहे हैं जो एक्स के नाट्य रूपांतर में तंतु उपस्थित नहीं थे। तब तो उसकी कोई बात बनती है। लेकिन आप उसको वैसे का वैसा ही उठा देते हैं, या थोड़ी बहुत तरमीम करके उसको ले आते हैं, तो वो बात बनती नहीं है। ये एक समस्या रंग कर्मियों के साथ है। इसलिए जो उनकी अब 300 कहानियां हैं, 300 जी। कहानियों में से कितनी कहानियों के रूपांतर हुए हैं, इतना तो सारी जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर अभी भी वो ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे हम लोग तो शहर के आदमी हैं, जी। आप लोग पता नहीं आप लोगों का कहाँ जन्म हुआ है, गांव से कितने लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों को भी दिक्कत होती है उन संवेदनाओं से जुड़ते हुए, क्योंकि हमने वो उस तरह से महाजनी सभ्यता हमने देखी नहीं है, जिसकी चर्चा प्रेमचंद के संदर्भ में बहुत होती है। ना उस तरह का शोषण हमने देखा है। हम अपने ही अब बिल्कुल हमारा बिल्कुल अलग अलग मामला है, क्योंकि हम लोग विभाजन के बाद आए, और विभाजन के बाद अपने संघर्ष से पैदा हुई। हमने कोई आरक्षण नहीं मांगा, हमने कोई सरकार से मदद नहीं मांगी।
अपने दम पर संघर्ष करते 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 आगे बढ़े। अब ये प्रेमचंद का जो समय था उसमें तो ये स्थितियां नहीं थी। उसमें तो संघर्ष के साथ साथ अब रंगभूमि को लीजिए। अब रंगभूमि इतना बड़ा उपन्यास है, उसका अगर आप नाट्य रूपांतर उसकी प्रस्तुति करते हैं, सुरेंद्र शर्मा ने किया था, वो मुझे देखने का अवसर मिला दिल्ली में, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया। अब उसके बरक्स हमारे जो एक जयवर्धन है, और वो जेपी सिंह भी हैं, वो जयवर्धन के नाम से लिखते हैं, जेपी सिंह के नाम से वो निर्देशन करते हैं और अभिनय करते हैं। तो एक ही व्यक्तित्व में दो व्यक्तित्व समाये हुए हैं। अब उन्होंने गोदान का किया। अब गोदान का जो लेटर पक्ष है, जिसमें मालती और उनके जो संवाद, जो उनके जो प्रेम प्रसंग भी है और उनके मार्क्सवाद को लेकर जो संवाद भी है, और जिस तरह से थोड़ा 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ था। हालांकि जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ तो आज़ादी के बाद, वो भी 50 के बाद, बल्कि 52 के बाद, जब पंचवर्षीय कल्पना, ये पंचवर्षीय योजनाएं। योजनाएं बनना शुरू हुई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एक औद्योगिकरण की कल्पना भी आई कि यहाँ पर हम औद्योगिकरण करें। लेकिन उससे पहले 1930 में अगर ये चर्चा तो हो रही थी, वो मालती और उनका जो प्रेमी, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो उनका जो चर्चा तो हो रही थी। अब वो चर्चा जो कर रहे हैं वो सारा का सारा अनुपस्थित है। अब वो नाट्य रूपांतर में है ही नहीं। हम्म। लेकिन पहला हिस्सा है, यानी गोदान तक कर दिया। अब वो जिसने नाटक वो पढ़ा नहीं है, उपन्यास पढ़ा नहीं है, और वो प्रेमचंद का वो नाटक देखकर जाता है, तो वो क्या इमेज बनेगी उसकी? हम्म। उसकी इमेज अधूरी होगी। गोदान के जी। बारे में उसकी समझ भी अधूरी होगी। इसलिए इसमें बहुत जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आप एक रचना को उठा रहे हैं, तो आप उसकी, मैंने प्रेमचंद की किसी कहानी का रूपांतर, नाट्य रूपांतर नहीं किया। रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियों का किया है, या कुछ और कहानियों की जो आधुनिक कहानीकार हैं, श्रवण कुमार हैं या ललित शुक्ल हैं, उनकी कहानियों की किए हैं मैंने नाट्य रूपांतर। लेकिन वो प्रेमचंद की किसी कहानी का नहीं किया। शायद मैं सोचता हूँ कई बार मैंने क्यों नहीं किया। नहीं, वो पढ़ने में मुझे अच्छी लगती हैं। एक तो उसमें संभावनाएं बड़ी मुझे ढूंढनी पड़ती हैं, दूसरा ये है कि शायद मेरी पृष्ठभूमि गांव की है नहीं। और हम्म। जब पृष्ठभूमि गांव की नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करूंगा। या तो हम्म। झूठ बोलूंगा, या कुछ ऐसा ऐसा एडिफिस नाटक का तैयार करूंगा जो कि, या बिल्कुल उसको बदल दूंगा, या उस कहानी को बिल्कुल बदल दूंगा। तो अब ये तीनों स्थितियां मुझे लगता है कि मेरे लिए तो पता नहीं क्या होंगी, लेकिन प्रेमचंद के लिए हितकर नहीं है। तो जी। प्रेमचंद को जो जिस रूप में जहाँ उपस्थित है उसी रूप में लेना चाहिए। बहुत सारी कहानियों के उनको रूपांतर हुए हैं, जो मैंने बड़े घर की बेटी का हुआ है, पूस की रात का हुआ है, कफन का हुआ है, बड़े भाई साहब का हुआ है, नशा कहानी उनकी है। एक कहानी की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, एक उनकी बड़ी पुरानी कहानी है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब इस तरह की कहानियां अगर लाएं, तो वो हमारे समय के साथ जुड़ती हैं। जैसे एक कहानी है सुहाग का शव। हम्म। अब सुहाग का शव, शायद आप में से पता नहीं कितने लोगों ने ये नाम सुना होगा। ये नहीं, मैंने आपने नहीं सुना। ये नहीं सुना ना? नहीं तो सुना। जब मैं, हालांकि मैं काफी पढ़ा मैंने प्रेमचंद को, लेकिन जब मुझे पता चला कि उमा झुनझुनवाला ने इस कहानी का वो नाट्य रूपांतर किया है, तो मेरे लिए भी एक थोड़ी सी नई बात थी। और फिर मैंने वो नाट्य रूपांतर पढ़ा। अब उसमें क्या है कि जो एक पत्नी है, वो दूसरी जो पति है उसका, वो दूसरी औरत के साथ अपना रहना शुरू कर देता है, और इस तरह से, और पहली को छोड़ता भी नहीं है, त्याग पत्र भी, तो वो उनको तलाक भी नहीं देता। अब वो जो उसमें रोष पैदा होता है उसकी पहली पत्नी में, उस रोष में, और जो उसके आत्मद्वंद्व पैदा होता है, एक तरफ संस्कार हैं, परंपरा से प्राप्त किए हुए संस्कार हैं कि पति परमेश्वर होता है, अंधा लूला बहरा जैसा भी मिल जाए वो तो फिर करना है। और दूसरी तरफ उसकी सोच है। अब वो सोच बिल्कुल, जैसे लगता है हम आज की नारी से बात, उसका सामना कर रहे हैं। वो उस पति के जीवित रहते हुए जो अपने सारे सुहाग के उसके जो चिन्ह होते हैं, ये मंगल सूत्र है, बिंदी है, या और जो वो सिंदूर की डिबिया है, वो सब के सब जाके नदी में बहा देती है।
तो वो व्यक्ति जिंदा है, लेकिन सुहाग का शब्द जो है वो चला गया, ओह, वो सुहाग का शव अच्छा। उसने नदी में हम्म, बहा दिया। तो इस तरह की कहानी से आप आज भी जुड़ सकते हैं। जी अब ईदगाह की कहानी से अगर आप जुड़ेंगे तो सिर्फ उसकी संवेदना के स्तर पर जुड़ेंगे, जी कि वो जो उसमें जो बच्चे में जो संवेदना है, वो जिस तरह से अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर जाता है और पैसे वो देती है खिलौना ले लेना, लेकिन वो चिमटा ले लेता है। तो ये एक जो मानवीय कहिए कि जो संबंधों की जो संवेदना है, या उनकी जो कहीं गरिमा, बच्चा है तो गरिमा को नहीं समझता, जी लेकिन वो फिर भी अनजाने में ही वो कर रहा है। ये कहीं इस तरह की चीजें प्रेमचंद की कहानियों से जोड़ती हैं। बाकी और लोग चर्चा करें तो फिर जी मैं बात को आगे और बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं ही बोलता जाऊंगा। नहीं नहीं, प्रोफेसर आप लोगों की एक ये बड़ी परेशानी होती है कि वो बोलते चले जाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे और भी हम सुनेंगे। और आपने हमने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में आपने बहुत सारी चीजें और जोड़ दी हैं उसमें, जो निश्चित रूप से हमें बहुत लाभ मिलेगा आपके विचारों से। और बहुत सटीक बातें आपने कही। आपने जिक्र किया रामविलास शर्मा जी का, नामवर सिंह जी का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक्चुअली। रामविलास शर्मा जी के सुपुत्र मेरे बॉस हुआ करते थे, तो ओ। उनके घर आने जाने का बहुत सौभाग्य मिलता था, तो अक्सर चर्चा हम्म। होती थी। और वो अक्सर प्रोग्राम करते रहते थे, नामवर सिंह उसमें लगातार आते थे। तो ऐसी ही चर्चाएं मैंने ऐसे ही विचार उन दोनों के मुंह से भी सुने हैं, प्रेमचंद की कहानी और हम्म। उनको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और काजल जी की तरफ रुख करते हैं, हम प्रताप सर की तरफ फिर लौटेंगे। काजल जी, आप लंबे समय तक मंच और मीडिया दोनों से जुड़ी रही हैं, दोनों पर आपने बहुत काम किया है। तो आपके विचार से प्रेमचंद की कहानियों को मंच पर लाते समय निर्देशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपके विचार से? प्रेमचंद की कहानियां मैंने मंच पे तो की हैं, लेकिन मैंने आकाशवाणी के लिए भी कम से कम 25-30 कहानियों का रेडियो नाट्य रूपांतरण किया है, जो बोलती कहानियां क्रम में हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतर कर रहे हैं, और नाट्य रूपांतर मैं ही करती हूँ उसका। तो मुझे लगता है कि उनकी कहानी, जिस तरह से आपने कहा, प्रताप सर ने बोला, नाटकीयता नहीं है लेकिन संवेदनाएं हैं और मानव संघर्ष है, जो और उनकी जो कहानियां हैं, ये नहीं कि डायलॉग बोल के स्टेज पे किया जाए, नहीं, वो जो डायलॉग बोल रहे हैं, जो उन्होंने अपनी कहानी में चित्रण किया है भारतीय समाज का, जिसमें भारतीय समाज की आत्मा है उनकी कहानियों में, तो वो जब तक जो ऑडियंस है उन तक ना पहुंचे, वो उसी के साथ जो उनकी कहानियों में जो दर्द है, जो संवेदनाएं हैं, जो संबंध है मानवीय रिश्तों का, वो उसके साथ ट्रेवल करें, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और प्रेमचंद की कहानियां हैं ऐसे, उनकी कुछ कहानियां जैसे घास वाली मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने इसको स्टेज पे भी किया, आकाशवाणी पे भी किया है, जिसमें एक विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि प्रेमचंद को मैं मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो उसके सबसे पहले वो मशाल लेकर चले थे वुमेन एम्पावरमेंट की। और उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, उनकी कहानियों में भी है, चाहे वो निर्मला हो या फिर, और उन्होंने ये भी, उनकी बहुत ही खूबसूरत बात जो उन्होंने कहा था, कही थी, उन्होंने कहा था कि बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे हुए आदमी को छोटा ना समझे, चाहे वो हम्म, मेल हो या फीमेल हो। ये बहुत खूबसूरत बात कही थी उन्होंने। और उनकी मैक्सिमम कहानियों में, जितनी कहानियों पे मैंने काम किया है, वो वुमेन एम्पावरमेंट की हैं। जिस तरह से सर ने सुहाग का शब्द की बात की, उसी तरह से एक कहानी है उनकी, सुहाग का जोड़ा, सुहाग की साड़ी, जोड़ा नहीं, सुहाग की साड़ी है, खास वाली है, जुर्माना है, आत्मसंगीत इतनी खूबसूरत है, मिस पद्मा, तो बिल्कुल आपको इतना टच करती है ये कहानियां। उनकी कहानियां जो है, भले ही डायलॉग ना हो, लेकिन जब हम लिखते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं, उसका ट्रांसफर करते हैं, अडेप्ट करते हैं, तो अपने आप उनकी ना कहानियां बनती जाती हैं। तो क्या मुझे बात। नहीं लगता कि मुश्किल है प्रेमचंद की कहानियों को स्टेज पे लाना। हम लोग खुद कनेक्ट होते हैं उनकी कहानियों से, क्योंकि वो हमारी कहानी है। जिस तरह से वो कहते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, और उनकी कहानियों में सब झलकता है, और ये कहानियां रंगमंच पे लाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी बात। जी, आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो प्रेमचंद की कहानी और उनकी उनकी जो सृजनात्मक कार्य है उनका, उसमें महिलाओं के व्यू पॉइंट से मैं एक अलग प्रश्न आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आपने जो बताया कि निर्देशक के लिए शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन उन संवेदनाओं को, जो जैसे प्रताप सर भी कह रहे थे, वो बड़ा विस्तृत विवरण करते हैं उसका। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, मैं तो बहुत कलाकारों के लिए, कलाकारों के लिए मुश्किल नहीं होता? निर्देशक के लिए तो चलिए आसान हो गया, कलाकारों के लिए मुश्किल नहीं होगा उनको सच्चाई से दिखाना उन संवेदनाओं को? बिल्कुल, जब तक आप
जियोगे नहीं उस करेक्टर को, आप स्टेज पे कैसे परफॉर्म करोगे? उस करेक्टर को जीना, उस प्रोसेस को लेकर चलना, जब हम रिहर्सल करते हैं तो उस प्रोसेस में से गुजरना, ये एक कलाकार की तो एबिलिटी है, उसको तो करना ही होगा अगर वो एक सच्चा कलाकार है। उस जो करेक्टर आपको दिया है, चाहे वो एक्ट्रेस में जो, या मिस पद्मा में जो पद्मा का करेक्टर है, या फिर बड़े घर की बेटी में जो करेक्टर है, जब तक वो आप करेक्टर नहीं जियोगे, आप कैसे उसको फील करोगे? तो फेक एक्टिंग हो जाएगी। जी जी करेक्टर जी को जीना ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। जी जी। मेरा ये प्रश्न पूछने के व्यक्तिगत कारण भी है। जो भूत हम नाटक करने जा रहे हैं 30 को, उसकी एक मुख्य भूमिका में मैं भी हूँ, तो मुझे थोड़ी घबराहट भी अंदर शायद होनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत घबराहट परफॉर्मेंस से पहले। तो मनोज जी, ये, एक बात कहना चाहता हूँ, जी सर। अगर इजाजत हो तो। जी जी सर। ये जो काजल कह रही है ना, ये साहित्य समाज का दर्पण होता है, जी। ये प्रेमचंद ने नहीं कहा। ये हम्म। श्याम सुंदर दास का निबंध है। जी। ये शुरू यहीं से होता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन मैं अच्छा। इसको एक्सटेंड करता हूँ। हम्म। साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है। हम्म। साहित्य अगर व्यक्ति के जो अंदर चल रहा है, वो उसका भी दर्पण है कहीं। अगर बिल्कुल। व्यक्ति के अंदर जो चल रहा है, वो समाज एक बहुत लगता है बन जाता वो है। चीज है जो आप देख रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर चल रहा है, वो उसको पकड़ना, उसको समझना ज्यादा मुश्किल काम है। जी और जी अगर जी साहित्य केवल समाज का चित्रण करके ही रह जाता है और मनुष्य की जो अंतर्लोक है उसको नहीं पकड़ता, अंतर द्वंद्वों को नहीं पकड़ता, उनके संघर्षों को, जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है उसको अगर नहीं हम्म। पकड़ता, तो वो साहित्य मुझे, मेरी दृष्टि में अधूरा है। बहुत बहुत इसलिए अच्छी। इसलिए ये असल में एक एक उक्ति कहीं से चलती है और वो चलती चली जाती चलती है। है। तो ये इसको एक्सटेंड करना चाहिए कि वो जी केवल समाज का दर्पण है, लेकिन उसके साथ साथ वो मनुष्य के अंतर्लोक का भी दर्पण है, उसको भी पकड़ता है। दर्पण ना हो लेकिन पकड़ता जरूर बेहतर जी जी। जरूर है। है। देखिए देखिए, हमने अभी कुछ ही देर पहले शुरू किया है और ज्ञान के इतने मोती जो है बिखरने शुरू हो गए हैं। बस उठाने वाला चाहिए। देखते हैं कितने उठा पाते हैं और कितनों को हम अपने आप साथ कर पाते हैं। ऐसे ही आप करते रहिए। तो काजल जी, आएंगे आपकी तरफ वापस फिर से मुड़ के, आपसे बहुत सवाल पूछने हैं, खासतौर से महिला पात्रों के संदर्भ में। हम रुख करते हैं इस समय अपने तीसरे पैनलिस्ट श्री वशिष्ठ उपाध्याय की ओर, जो नाट्य निर्देशक हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं। तो वशिष्ठ जी, आप एक सक्रिय रंगकर्मी हैं। जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, थिएटर लगातार करते रहते हैं। अभी भी आपका शो था कुछ 3-4 दिन पहले। तो एक सक्रिय निर्देशक और रंगकर्मी के रूप में, जब प्रेमचंद जैसे लेखक को मंच पर लाते हैं, तो किस तरह की नाट्य भाषा या थिएट्रिकल लैंग्वेज सबसे उपयुक्त होती है उसको लाने के लिए, आपके विचार से? जी, एक्चुअली अभी तो हम लोग प्रेमचंद जी के ऊपर अभी फोकस किए हुए हैं। तो जैसा भी सर ने बोला, प्रताप सर ने जैसा बोला कि पृष्ठभूमि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसा भी सर ने बोला कि हम तो केवल शहर में ही रहे थे, इसलिए वहाँ के पृष्ठभूमि से थोड़ा सा अवगत कम होते हैं। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए। एक्चुअली ये अवध क्षेत्र से हैं मुंशी जी प्रेमचंद जी, जी बनारस के पास। और संयोगवश आपने ये बहुत अच्छा अवसर दिया मुझे, हमारे प्रताप सहगल गुरुओं के साथ में। दूसरी बात कि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ और सुल्तानपुर हमारा जिला है, जो कि जी बिल्कुल बनारस के पास में ही है। जी जी तो वो मैं उनकी पृष्ठभूमि से हूँ और ये समझ पा रहा हूँ। और प्रताप सर की बात भी बिल्कुल मैं डिट्टो करता हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो वहाँ की देसी जो बोली जाती है, वहाँ की जो लोकल जो भाषा बोली जाती है, उनमें काफी शब्दों का प्रयोग है। अगर हम उसको उठा के वहां से और यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में इस समय रंगमंच कर रहे हैं, अगर उसको दिल्ली में वैसे ही करते हैं तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम्म। जो बात सर ने भी, तो उसके लिए हमें क्या है ना, थोड़ी सी भाषा में यहाँ के हिसाब से भाषा को थोड़ा सा सुधार करना होगा। लेकिन जी ऐसा भी नहीं है कि उस जो वहाँ का जो हमारा एक पन है, उस पन को गायब करके और प्योरली हम शुद्ध हिंदी पे आ जाए, वो भी ज्यादा नहीं करना है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम जिस तरह से मतलब एक वहाँ के पृष्ठभूमि के लेते हुए
प्लस वहाँ की भाषा को भी थोड़ा सा इजी करते हुए, बट यहाँ की भाषा को भी इजी करते हुए, जो भी जहाँ से बिलोंग करता है वो उसको समझ पाए। बहुत अच्छी इस तरह बात। की भाषा का प्रयोग ये मेरे ख्याल से, जी है ना, जी, बिल्कुल। जो जी बिल्कुल सही कहा, जिससे और मुझे ये जिससे उनकी वेदनाएं, जो उनकी भावनाएं हैं, वो सारी सामने आ सके। जी जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सबसे उपयुक्त हैं इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि से थोड़ा बहुत परिचित हूं मैं, और इसीलिए आपके लिए सवाल हमने रखा था। और लमही के हैं, वहां पे बनारस से लमही जो सड़क जाती है, प्रेमचंद मार्ग उसका शायद नाम भी रखा गया है। और तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता उस चीज को, सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और वहां की उसको समझते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम आएंगे आपकी तरफ। कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि जैसे वो मतलब उनके ज्यादातर जो भी सारी चीजें वो एक भारत के कहानीकार माने जाते हैं। भारत मीन्स हमारा जो पुरानी एक पहचान हुआ करती थी, हमारा कृषि प्रधान देश ये कहा जी जाता था। जी उनसे इनकी कहानियां बहुत सारी हैं, जो कि किसानों पर, मजदूरों पर और इन सारी चीजों को लेकर की गई है। तो वो सार्थक करते हैं कि वो जो भारत के कहानीकार हैं, इस चीज को सार्थक करते हुए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका वो था, बहुत सरलता से आपने मुझे लगा थोड़ा जटिल प्रश्न होगा, लेकिन आपने बहुत सरलता से उसको बता दिया। और जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो प्रेमचंद की कहानियों पर नाटक करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, उनको निश्चित रूप से एक सूत्र मिला कि भाषा किस प्रकार से उसको रखा जाए नाटकों में प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे पैनलिस्ट की ओर, बाकी तरफ हम वापस आएंगे। सुनील चौधरी जी। तो सुनील सर, आप चूंकि मैंने कहा कि मैं आपके म्यूजिक का मुरीद हूं, हालांकि आप हमारे निर्देशक रहे हैं भी, तो आपका विशेष बल मैंने देखा संगीत और लेखन दोनों पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम प्रेमचंद की कहानियों को मंच पर लाते हैं, तो संगीत और ध्वनि किस तरह से उन नाटकों के कथ्य को गहराई देते हैं? जी मनोज, देखिए, मंच और सिल्वर स्क्रीन से संगीत को दूर रखना आत्मा को शरीर से दूर रखने जैसा है। क्या बात। तो तो अगर हम ये सोचें, तसव्वुर करें कि हम बिना मौसीकी के कुछ ऐसा कर लेंगे और उससे हो जाएगा, खाली डायलॉग से चल जाएगा और कुछ आवाज़ों से हो जाएगा, तो जब तक हम एक सही संगीत का टुकड़ा बना के और एक जो संवाद है और जो उस कहानी का जो पीछे चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो उसका प्रारूप है उस समय खास तौर से, और देखिए उसका रीजन, किस जगह की कहानी है हम्म और किस समय की कहानी है, उस समय वो साज था कि नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म ये सब तरह की मिलके, तो जब उस संगीत का आप उसको वास्तविक रूप में उसको बजाएंगे, उसके साथ पीछे से संवाद के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, तो वो बहुत लाजमी है कि वो सीधे सीधे सिर्फ दर्शकों को नहीं प्रभावित करता, जो परफॉर्म कर रहा है उसके उसको भी प्रभावित करता है, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत बढ़ोतरी होती है। और आपसे बेहतर मेरे ख्याल से अब इस वक्त कौन बताएगा जी ये जी बात। जी, मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। सही संगीत हो तो बहुत फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस में, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। तो देखिए, अब हमको और भी सूत्र मिलते जा रहे हैं कि किस तरह से नाटकों को मंच पर लाना है और किस तरह सजाना है उसको। तो अब वक्त है कि हम वापस लौटते हैं अपने वरिष्ठतम पैनलिस्ट की ओर, प्रोफेसर प्रताप सहगल। प्रताप सर, आपके नाटकों में जैसे मैंने शुरू में आपके परिचय में भी कहा था, विज्ञान और समाज दोनों दृष्टियां दिखाई देती हैं। तो क्या आपको प्रेमचंद की कहानियों में भी आपको कोई ऐसा वैज्ञानिक या कहूं कि सामाजिक मनोविज्ञान नजर आता है जिसे मंच पर लाना जरूरी है? देखिए, प्रेमचंद को अगर सही मायनों में समझना है तो आप उस समय में तो लौटना ही पड़ेगा। हम्म अगर आप उस समय को नहीं पकड़ेंगे, और उस समय वो ऐसा समय था कि जब 1917 में क्रांति, रूस की क्रांति हुई थी और उसका प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ने लगा था। तो एक तरह से जो मार्क्सवाद लेनिनवाद जो सोच थी उसकी, वो सारी ट्रेवल कर रही थी भारत तक। हालांकि इतना सोशल मीडिया नहीं था, ये कुछ नहीं था,
लेकिन फिर भी वो ट्रेवल कर रही थी, धीरे धीरे आ रहा था। दूसरी ओर गांधी का वर्चस्व था, तो आपको गांधीवाद को भी समझना पड़ेगा। तीसरा, जो हमारे यहाँ समाज सुधार के आंदोलन हो रहे थे, राजा राम मोहन राय से लेकर और स्वामी दयानंद, और उसके बाद ईश्वर सारे चंद्र जो जहाँ, विद्यासागर। हाँ, विष्णु चंद्र विद्यासागर आदि, विवेकानंद। तो जी। ये विवेकानंद का वो आंदोलन उस तरह से नहीं बना, वो इंट्रोवर्ट ज्यादा था, वो एक्सट्रोवर्ट कम थे। लेकिन ये लोग तो एक्सट्रोवर्ट थे, ये जो समाज के साथ जुड़े हुए थे, जुड़ते थे। तो अब अगर आप ये सारे इन इस सिनेरियो में देखेंगे तो प्रेमचंद इन सब से प्रभावित हो रहे थे। हम्म। प्रेमचंद की कहानियों में अगर वो आप गोदान देखते हैं, उनका जो उपन्यास अंतिम है, तो उसमें जो मार्क्सवाद का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। जी। वो ऐसे ही नहीं आ जाता। लेकिन आप उससे पहले अगर रंगभूमि की चर्चा करते हैं, तो रंगभूमि में आपको गांधीवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव मिलता है। जो उसका सूरदास पात्र है, वो पूरी तरह से जैसे क्षमाशील है, कुछ बात नहीं, दे दो इसको, कर दो, यानी वो एक शांत रहना चाहता है और समाज को भी शांत रखना चाहता है। ये जो असरात थे सारे, ये असरात उस समय आ रहे थे, और लेखक कोई समाज से अलग तो है नहीं, दूर तो उससे है नहीं, और उस पर भी असर होते हैं। लेकिन इन सब असरात के बीच भी लेखक को अपनी राह खुद चुननी होती है। लेखक को अपना एक रास्ता भी बनाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही छोटी पगडंडी क्यों ना हो, लेकिन उसको रास्ता बनाना पड़ता है। तो प्रेमचंद ने वो काम किया। एक तरफ वो उससे प्रभावित थे, लेनिन प्रकाश, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रभावित। अब एक एक पक्ष और भी है। अब एक पक्ष जो और हमारे, जिन्होंने डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद पर बहुत बड़ा काम किया, विश्वकोश भी बनाया उन्होंने। अब वो उनकी विचारधारा, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी विचारधारा थी गोयनका जी की, तो वो प्रेमचंद में से वो हिंदुत्ववादी तत्व उभार उभार कर ला रहे थे, निकाल हम्म। निकाल कर ला रहे थे, कि ये देखिए यहाँ पर ये हिंदू सोच है, या हिंदू सोच है, ये हिंदू सोच है। ये मुझे लगता है किसी भी लेखक के साथ इससे बड़ा अन्याय और कोई हो जी। नहीं सकता, हम्म। कि आप उसके कुछ एक आध कहीं जगह चुन लें, कोई एक आलेख चुन लें, कोई एक कहानी चुन लें। अब एक, अब लेखक जिसकी एक सृजनात्मक यात्रा, लंबी सृजनात्मक यात्रा है, जो कि प्रेमचंद की थी, तो वो लंबी सृजनात्मक यात्रा में वो एक ही तरह की चीजें देता रहेगा तो कोई उसकी पहचान नहीं होगी। वो कई तरह के प्रभाव में आता है, और कई तरह की सोचों में आता है, और कई तरह की सोच को वो अलग अलग कहानियों में, अलग अलग आलेखों में, अलग उपन्यासों में अभिव्यक्त करता जाता है। आपने मेरा परिचय देते हुए कहा कि मैं अलग करता हूँ, अलग, हर हर नाटक अलग होता है। वो होना ही चाहिए। जी। अगर सचमुच लेखक है तो वो नए नए इलाकों में जाएगा, अपने समाज से जुड़ेगा। ये काजल यहाँ बैठी हुई है, काजल ने, अब ये जो कश्मीर का हिस्सा है, अब कश्मीर के हिस्से में हम उतना शायद नहीं जानते। लल दत्त के बारे में पढ़ा है, लेकिन लल दत्त और ललेश्वरी, उसका पूरे के पूरे उसका एक एडिफिस तैयार करना, उस पर नाटक तैयार करना, ये एक अलग काम है। ये वही कर सकता है जो उस परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब प्रेमचंद एक गांव की परंपरा से भी जुड़े हुए थे। प्रेमचंद शहर का आदमी भी थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो गांव के थे, वो थोड़े से शहर वाले भी थे। लेकिन वो शहर नहीं था जो शहर आज है। जी। जो शहर आज से 30 साल पहले था, आज आज शहरों के स्वरूप बदल चुके हैं, और आज गांवों के स्वरूप भी बदल चुके हैं। जी। तो इसलिए उस समाज को समझने के लिए प्रेमचंद के पास जाना बड़ा जरूरी है। अरे उसके प्रेमचंद क्यों, उसके बाद ही चलिए, अगर उसके बाद रेणु को क्यों नहीं, रेणु को क्यों छोड़ देंगे हम? अगर आपने बिहार की संस्कृति की और बिहार के समाज को पकड़ना है, जानना है, तो आप रेणु को पकड़िए, जी। रेणु को आप पढ़ेंगे। अगर आपने निश्चित। वो नागार्जुन को पढ़ेंगे, तो ये जी। विस्तार हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जी। जाएगा जी। विषय। लेकिन हाँ। हम प्रेमचंद पर ही केंद्रित करें। तो प्रेमचंद का वो जो असर थे, तरह तरह के असर थे, वो उनकी रचनाओं को प्रभावित कर रहे थे। वो उनके गोदान में भी हैं, वो उनके रंगभूमि में भी है, वो उनका सुहाग के शव में है, वो उनके अब बड़े भाई साहब, तो उसमें तो कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं है। बड़े हम्म। भाई साहब बिल्कुल एक हिलेरियस कहानी है, जी। कि जी। जी। जिस तरह के घरों में
बड़े भाई साहब होते हैं, एक अथॉरिटी होती है। जैसे बिल्कुल। एक मैं कहता हूँ जैसे फादर इज एन इंस्टीट्यूशन, सो इज ए बिग ब्रदर, राइट। सो इज एल्डर ब्रदर। जी। एल्डर ब्रदर जो एल्डेस्ट ब्रदर है, मैं भी एल्डेस्ट ब्रदर हूँ, तो वो भी एक अच्छा, इंस्टीट्यूशन है। वो भी तो एक आपकी भी अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। रही है बहुत घर में। लेकिन हाँ, और जब मेरे मेरे मैं घर में देखता था, बिना मेरे कहे हुए, बिना मेरे कुछ बोले हुए, वो बच्चे छोटे छोटे मेरे भाई बहन डरते थे मुझसे। अरे भाई क्यों डर हम्म। रहे हो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। तो ये होता है इंस्टीट्यूशन का असर। जब वो चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं सोशल संबंधों में, सामाजिक संबंधों में, तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो पूरी तरह से खुल नहीं पाता। जी। वो खुलता है कहीं और, वो अपने दोस्तों में खुलेगा, या वो फट पड़ेगा, हम्म। विद्रोही हो जाएगा। तो इस तरह के, अब ये बड़े भाई साहब में तो उन्होंने बड़े एक हिलेरियस अंदाज में, बड़े घर की बेटी। अब बड़े हम्म, बड़े घर की बेटी क्या है? बेटी बड़े घर की वो है जिसके जो बड़ों का सम्मान करे। बिल्कुल। इतना इतनी तो मिनिमम है। बड़ों का हम्म, सम्मान तो हर आदमी चाहता ही है कि बड़ों का सम्मान किया जाए, लेकिन बड़े भी चाहते हैं और छोटे भी चाहते हैं, लेकिन बस कई बार छोटे नहीं करते। तो वो एक सम्मान का जो भाव है, वो, तो बड़ा घर वो है जहाँ इस तरह के भाव हों। तो ये प्रेमचंद की कहानियों की शक्ति ये है कि वो हर कहानी में कुछ इस तरह की बात कह जाते हैं जो आपके आपके परिवार के साथ जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं आपके संबंधों के साथ जुड़ जाती है, जी जी जी। कहीं वो आपके समय के साथ भी जुड़ जाती है। हालांकि भाषा का संकट, कहते हैं भाषा का इतना बड़ा संकट है नहीं प्रेमचंद के, रेणु में है। अगर हम्म। आप कृष्णा सोबती को पढ़ें तो कृष्णा हम्म। सोबती में है, क्योंकि वहाँ वो पंजाबी का बहुत बड़ा जी जी प्रभाव है वहाँ पर, जी और रेणु पर जो है भोजपुरी का बहुत प्रभाव जी। है। तो लेकिन ये संकट प्रेमचंद में नहीं है। प्रेमचंद ने भाषा का जो अन्वेषण किया, वो हम्म। ऐसा अन्वेषण किया कि अद्भुत। वो हम्म। आज भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम्म। उन लोगों को छोड़ दीजिए जिनमें हिंदी का संस्कार बिल्कुल ही नहीं है। हम्म। जो आज नई पीढ़ी आ रही है, उनमें हिंदी का संस्कार लगभग लगभग गायब हो रहा है। और वो अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, और ये जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं, उन्होंने जी। खूब बंटा ढार किया हुआ है, सिर्फ हम्म। हिंदी का नहीं, भारतीय पूरी भारतीय भाषाओं का। और जी जी केवल जी। केवल केवल अंग्रेजी। तो अंग्रेजी से आप भाषा आप जान लेंगे, व्यापार आप कर लेंगे, लेकिन आप समाज को नहीं पकड़ पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल समाज, ठीक बात। जिस समाज में आप रहते हैं, आप उसको अगर पकड़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो आप उसी की भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी, जी उसी जी भाषा में। प्रेमचंद जी। की शक्ति ये थी। हम्म। और मैं समझता हूँ कि हम रंग कर्मियों की ये एक तरह जिम्मेदारी भी है कि इस भाषा की जड़ों को मिटने न दें, आगे बढ़ाएं। और मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और काजल सूरी जी उसको बखूबी निभा रही हैं। हालांकि मीडिया में भी आप जानते हैं कि हिंदी की टांग बहुत तोड़ी जाती है आजकल। तो खैर वो दुख भी होता है, लेकिन शायद भाषा को बदलते सहेजना वक्त का हमारी वो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाषा को जी सहेजना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। हमारी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और प्रेमचंद की खासियत ये रही कि बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह से मैंने सोचा नहीं कि उनकी भाषा में परेशानी नहीं होती। हालांकि 1936 में इस दुनिया से कूच कर गए थे वो, तो फिर भी। और बल्कि कई बार तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आजकल की भाषा, या जो हमने बचपन में सुनी है भाषा, जिसमें थोड़ा उर्दू का पुट होता है, उस तरह की भाषा, कभी कभी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं वो, लेकिन कभी कभी वो शुद्ध हिंदी पर भी आ जाते हैं और लगातार उसमें लिखते रहते हैं, एक रॉ में बह जाते हैं। लेखक का होता है ना, लेखक एक बर्स्ट में कई बार काम करते हैं, तो वो दिखता है उनमें, तो बड़ी ईमानदारी दिखती है जो भी वो लिखते हैं शायद। तो कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रेमचंद दिलों को छूते हैं, और शायद इसी वजह से बार बार रंगकर्मियों ने उनकी कहानी को उठाया है और रंगमंच पे लाने का प्रयास किया है। तो अच्छा चलिए आगे मनोज जी, बढ़ते हैं। मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये शुद्ध हिंदी होती क्या है। मैं मैं कई बार जी लोगों से पूछता हूँ ये शुद्ध हिंदी क्या है, मुझे ये समझा दीजिए आप। जी जी। तो आ, गंगा जमनी तक जीव है। भाषा भाषा कभी शुद्ध रह ही नहीं सकती, हम्म। क्योंकि भाषा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। हम लाख चाहें, हम चाहते भी हैं कि भाई कम से कम जो व्याकरणिक दृष्टि से तो आप उसको ठीक कर लीजिए। शब्द भले हम्म। ही आप नए ले आइए, शब्द आने भी हम्म। चाहिए, जी लेकिन जो उसका एक व्याकरण तो है ना। अगर आप व्याकरणिक दृष्टि से ही, अब ये जो हिज्जों की गलतियां हैं, वर्तने की अशुद्धियां हैं, वो तो होते ही होती हैं। जी चल उनको भी हम दरकिनार कर दें, लेकिन शुद्ध भाषा नाम की कोई चीज है नहीं। जी। और भाषा तो। अगर 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 आप भारतेंदु युग की भाषा पढ़ें,
तो उसमें जो क्रिया के शब्द थे वो अलग लिखे हुए थे और आज अलग लिखे जा रहे हैं। जी जी जी। है भारतेंदु तो वही। सर, हाँ हाँ, हाँ। यूं कहूं कि अगर भारतेंदु जी का आपने जिक्र किया तो जो जिसे हम आधुनिक हिंदी कह लेते हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से उन्होंने ब्रज और शायद अवधि का पता नहीं उसमें भी लिखी, और फिर उन्होंने ही आधुनिक नहीं, हिंदी ब्रज में, खड़ी बोली हाँ, से कहते हैं ब्रज में, हाँ, खड़ी उस बोली ब्रज में में आए। लिखी, और फिर उन्होंने ही इसमें भी लिखी खड़ी बोली में, हिंदी में। तो वो संधि स्थल पे खड़े थे भारतेंदु जी। तो कह सकते हैं आधुनिक हिंदी को शायद हम कह सकते हैं कि यदि ठीक से क्रियाएं और बाकी वाक्य वाक्य विन्यास ठीक हो तो शायद उसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज तो बड़ी डायनामिक होती है, बदलती रहती है, और इसलिए उसमें ये कहना कि क्या शुद्ध है बहुत मुश्किल है। देखिए सर, यही तो आपसे, यही तो मोती ज्ञान के मिलते हैं, जो पता लगता है कि हम कितनी गहराई की और आवश्यकता है हम लोगों को अंदर से। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और आपने जिक्र किया, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, फणीश्वरनाथ रेणु जी का जिक्र, नागार्जुन का जिक्र किया, पंजाबी के आपने कृष्णा सोभित का जिक्र किया। अगर ये श्रृंखला चलती रही तो हम सबको, हम धीरे धीरे इन उनसे जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में इसके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं काजल जी की तरफ रुख करता हूं फिर से एक बार। और काजल जी, अब ये मेरा एक फेवरेट प्रश्न है, और आपने हालांकि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत उत्तर दे दिया है, और वो ये सिर्फ आप ही से पूछा जा सकता है इस पैनल में, कि महिला पात्रों की दृष्टि से, महिला पात्र जो पात्र खेल रहे हैं मंच पर, महिला पात्रों की दृष्टि से प्रेमचंद के साहित्य को आप कैसे देखती हैं? मतलब जब इन कहानियों को नाटकीय रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी संवेदनाएं सबसे ज्यादा उभरती हैं महिला पात्रों के दृष्टिकोण से? जिस तरह से काजल मैंने जी। कहा, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जब हम प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं, जो मैंने जिस पे काम किया है आकाशवाणी के लिए, जो मैंने नाटक किए हैं, तो मोस्टली वुमेन एम्पावरमेंट है, जिनके कुछ के मैंने आपको नाम भी बताए। तो जिस तरह से मैंने कहा कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो शुरुआत साहित्य में, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो शुरुआती आवाज मुझे लगता है प्रेमचंद जी की ही थी। और उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी है शिवरानी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से देखती हूँ, घास वाली जो उनकी कहानी है, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। वो एक फीमेल के आत्मसम्मान की कहानी है, बहुत गरीब है वो, बहुत मुश्किलों से गुजरती है, लेकिन वो ये कहती है कि दबूंगी नहीं, भूखी रहूंगी लेकिन दबूंगी नहीं। बहुत ही खूबसूरत करेक्टर है उसका। या सुभागी हो या अन्नपूर्णा, जो बड़े घर की बेटी, जिस तरह से प्रताप सर ने कहा कि बड़े घर की बेटी ये नहीं कि बड़े घर की है, उसकी जो जो घर को जोड़ के रखती है। वो कहती है कि घर में मेल रखो तो वैभव अपने आप आएगा, लेकिन अगर मन मुटाव रखो तो घर से वैभव चला जाएगा। कितनी खूबसूरत बात कही बहुत है बढ़िया। उन्होंने ये। हम्म। लेकिन उस समाज में जो करेक्टर थे विमेन के, उनकी कहानी में जो महिलाएं हैं, उनमें ममता और त्याग भी बताया है। कभी नारी जो है, कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी मजदूर के रूप में, हर रूप में उन्होंने एक महिला को लेकर कहानी लिखी है। और जब अगर हम कफन की बात करें, कफन दो लोगों की कहानी है, जो दो मेल कैरेक्टर है, लेकिन इसमें जो बुधिया का चरित्र है, वो ये बताता है कि एक औरत की जो मौन उपेक्षा होती है, कैसे उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। उसके डायलॉग भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने चित्रण किया है वो बहुत खूबसूरत है। उसको जब हम स्टेज पे करें, या जब मैंने इसको आकाशवाणी में किया, तो ऐसे ऑडियंस अपने आप आंसू निकल जाते हैं जब हम इसको करते हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी उस कहानी में प्रेमचंद जी ने, कि औरतें उस कोठरी के बाहर रो रही थी लेकिन उस कोठरी के अंदर कोई नहीं गया। बहुत खूबसूरत और बहुत क्या? बहुत मार्मिक जो ये है लाइंस हैं उनकी है। चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, उसमें जिस तरह से उन्होंने एक फीमेल के निडरता, किस तरह से वो लड़ती है अन्याय के खिलाफ, ये कहानियां हमें जोड़ती है और हमें एक वो कर देती है कि हमें आगे बढ़ना है। मतलब अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं दबी हुई हैं ऐसे, चाहे वो गांव है। बहुत नई नई कहानियां हमारे सामने आती हैं, बट ये जो उनकी कहानी है, मुझे लगता है एक संदेश देती है। और उनका जो सबसे बड़ा संदेश था कि एक वुमेन को, एक महिला को, एक उसको अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। उसकी शिक्षा, महिला शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया, और आत्मनिर्भरता पर उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी शिवरानी जी हैं, उन्होंने भी बहुत जोर दिया इस चीज पर। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये प्रश्न, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने प्रश्न आपसे पूछा, क्योंकि एक नया ही उसका पहलू देखने को मिला, जो केवल एक महिला रंगकर्मी ही बता सकती हैं इस चीज को। तो आपने जो ये कहानियां, खासतौर से जिनके बारे में आप इतनी पैशनेटली बात कर रही थी, मंच पे लाने का इरादा कब है आपका? आकाशवाणी पे तो ले आई हैं आप? खास वाली तो छोटे लेवल पे कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी तो आकाशवाणी के लिए किया है मैंने इसको। मंच पे भी जल्दी ले आऊंगी, लेकिन उनकी कुछ कहानियों को मैं डोगरी में उनका अनुवाद कर रही हूँ, उनकी अच्छा कहानी। अच्छा।
बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे लिए भी एक आध रोल रख लीजिएगा काजल जी। अच्छा, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि अब समय कम है तो हम थोड़ा छोटा छोटा करते चले जाएंगे। मैं बढ़ता हूं वशिष्ठ उपाध्याय जी की ओर। वशिष्ठ जी, आपके लिए ये प्रश्न है जो बहुत रेलेवेंट है आज के जमाने में। और वो ये है कि जो आज का दौर है, व्यावसायिक दौर है, कमर्शियल और तेज रफ्तार दौर है, तो इस दौर में प्रेमचंद की गंभीर कहानियां क्या दर्शकों को आकर्षित कर पाती हैं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो उनको रेलेवेंट बनाने के लिए, उन्हें प्रासंगिक बनाने के लिए निर्देशक को क्या करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से आज के दौर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्योंकि संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, वो खत्म ना होने पाए। क्या बात और है। उनको उनको मुंशी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के द्वारा अगर वो संवेदनाएं, वो भावनाएं, वो रिश्ते अगर समझा पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये कर्तव्य, ये दायित्व जो है वो निर्देशक का ही है कि प्रस्तुति को किस तरह से करे कि वो संवेदनाएं उसकी ना मरने पाए। आज के इस दौर में भी सबसे महत्वपूर्ण है कि संवेदनाएं और भावनाएं, इन सब चीजों को बना के रखें। और जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे अहम हम्म। उनका उद्देश्य रहा है, जो उन्होंने लिखा सारी चीजें रही हैं, उनमें सारी चीजें सबसे महत्वपूर्ण रही हैं कि उनका रिश्ता, एक दूसरे का रिश्ता कैसे बना रहे, उनके साथ भावनाएं कैसी रही। तो इसलिए जब हम लोग भी किसी उस पे भी, किसी भी नाटक पे जाते हैं, तो जैसे अगर कहानी से नाटक पे जा रहे हैं, ऐसे जैसे हमारे देवेंद्र राज अंकुर सर हैं, वो कहानी को कहानी की तरह ही बिल्कुल प्रस्तुत करते हैं। हम्म। उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, वो कि वो जो जो कहानी है चल रही है, उसमें जो करेक्टर आएगा अपनी बात बोलकर ऐसे करके जाएगा। तो उनका यही प्रयास है कि जिससे वो कहानी का जो मर्म है वो पूरा बना रहे। ठीक है, अगर हम लोग उसको नाटक के रूप में लेकर जाते हैं तो हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो जो भी उसकी भावनाएं, वो जो कहना चाहते हैं उसको अच्छे से वो आना चाहिए। अगर रूपांतरण करते हैं तो उसमें अगर हम नरेटर के थ्रू करते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, वो बहुत सारे वर्णन बीच में बहुत सारे किया गया उन्होंने, जी। तो वर्णन को भाव के थ्रू दिखा सकते हैं। और अगर अगर उसको वाचन के माध्यम से लाते हैं तो वहां पे हमें दो चार कैरेक्टर एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं जो वशिष्ठ जी, सॉरी कहानी। आपको रोक रहा हूँ, सूत्रधार का कोई रोल देखते हैं आप इसमें? जी, वही कह रहा हूँ, या तो सूत्रधार होगा, अच्छा। तो उसमें कहानियों को जब भी नाटक के रूप में लाते हैं या तो सूत्रधार उसमें रहता ही रहता है। लेकिन अगर सूत्रधार हम हटाते हैं तो हमें कुछ पात्रों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसके थ्रू उस कहानी को हम आगे बढ़ा पाए। ओके। और वहां पे उससे ये होगा, सूत्रधार और अगर हम लोग पात्र रखते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, अगर हम पात्रों को रखते हैं उस कहानी को बढ़ाने के लिए, तो हम उसके जो भाव हैं उसको भी प्रेजेंट कर पाएंगे, वो मिस नहीं होगा। क्योंकि सूत्रधार की स्टोरी को लिंक करता है, नरेट कर समथिंग ऐसा है। बट अगर कोई पात्र उसमें इंट्रोड्यूस होता है, जो भी चीजें चाहे हमने बनाया हो, कहानी से अलग उसमें जोड़ा हुआ है, लेकिन वो उसका जो भाव होगा उस भाव को अगर बयान करता है, अगर करता है क्या, निर्देशक को चाहिए कि इस तरह सारी चीजों को करके वो बना पाए, तो आज के दौर में तो बहुत जरूरी है और बिल्कुल हो सकता है। दूसरी चीज है कि जो उस समय की चीजें थी उसको आज के दौर में रिलेवेंट करने के लिए हम मुद्दों को बदल सकते हैं। जो आज के दौर में यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो आज के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि उस समय क्या परेशानियां थी। उस समय अगर बैल की बात हो रही है, खेत जोतने की बात हो रही है, ये सारे मुद्दे अगर उस समय चल रहे होते थे, है ना, या नमक का दरोगा पड़ते, उसमें क्या क्या चीज हो, तो वो तो दौर दूसरा था। लेकिन उससे रिलेट करके आज के दौर में हम उसको रिलेवेंट कर सकते हैं, जिससे लोग समझ पाएंगे। आज का अगर कोई भ्रष्टाचार वाली बात होती है तो भ्रष्टाचार किस लेवल पे कैसे है, तो उसको हम कैसे जी। दिखा सकते हैं आज के दौर में। आज के को रिलेवेंट करना पड़ेगा, ये हमारा एक दायित्व होता है। जी 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 जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि और आप चूंकि एक लेखक भी हैं और आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, तो दोनों ही चीज आपके, जो आपकी शैली है उसको सूट करता है। जब मैंने लेखक की बात की तो आप सूत्रधार की जगह नए डायलॉग लिख सकते हैं, उस पर आधारित, और नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेखक हैं चूंकि आप, और चूंकि एक्सपेरिमेंटल हैं, सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं लगातार, तो आप
उस कहानी को नए प्रारूप में ढाल भी सकते हैं आज के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए। जी, एंड बड़ी अच्छी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं सुनील चौधरी जी की ओर और उनसे पूछते हैं कि आप चूंकि प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित नाटक करते रहे और आजकल कर भी रहे हैं और 30 तारीख को आपका शो भी है भूत, तो प्रेमचंद की कहानियों को मंच पर जीवंत करना एक निर्देशक के रूप से आपके लिए इसमें चुनौती ज्यादा है या प्रेरणा ज्यादा है? मतलब चुनौतीपूर्ण ज्यादा है या प्रेरणादायक ज्यादा है ये चीज करना? बिल्कुल, मुंशी जी के साहित्य को मंच पर ले जाना साहित्य के इतिहास के साथ एक न्याय संगत कार्य है। क्योंकि अगर हम मुंशी जी के साहित्य को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, और उसका सबसे बढ़िया जरिया है नाटक। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। क्योंकि नाटक से अच्छा और कोई जरिया नहीं है कि हम लोगों तक इसको हम पहुंचा सके। क्योंकि हम क्या उनको बात। बोले किताब पढ़ लो, ये इनका उपन्यास पढ़ लो, कहेंगे अरे जब समय मिलेगा पढ़ेंगे, अरे कैसे किसको समझ में। लेकिन नाटक को हम रोचक बना सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक ओढ़नी की तरह ओढ़ाना पड़ता है, क्या क्या बात। बात। मंच से दर्शकों के ओढ़नी की तरह ओढ़ाना पड़ता है, जिसमें भाषा भी है, कुछ संगीत भी है, वाह। भाव हैं, और लोगों का मतलब डेफिनेटली उनका जो अभिनय है कलाकारों का, वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए उस पीरियड के बिल्कुल। साथ। ये नहीं है कि आप आज की तरह किसी भी कलाकार की तरह आप जोर जोर से बोलने लगे, या कोई भी हाँ, अभिनय का अंग उठा लें आप कर दें तो हो गया जी प्रेमचंद ना। हर दौर में, हर परिवार के अंदर, चाहे वो गरीब हो, कोई भी तबका हो, उनका एक अपना कल्चर होता था, एक अपना एक उनका संस्कृति होती थी, वो चलती थी। तो उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। उससे भाषा भी जाएगी और कहानी भी जाएगी और वो युग भी जाएगा जो हमने देखा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। यही बहुत तो। बहुत बढ़िया उत्तर था आपका। तो चलिए, अब चूंकि समय कम है तो हम अब जो एक अंतिम प्रश्न पे आते हैं सभी पैनलिस्ट के लिए, और अनुरोध करूंगा कि इसको थोड़ा हम सूक्ष्म में जवाब दे दें ताकि लोगों को भी अपने बाकी कार्यों में लगना हो, क्योंकि आप सब इतना अच्छा बोल रहे हैं कि बड़ा आसान है हम सबके लिए बाकी कार्य भूल जाना, हालांकि वो सब भी जरूरी है। तो मैं प्रताप सर की तरफ फिर बढ़ता हूं। सर, मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके विचार से नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए प्रेमचंद को मंच पर किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? मनोज जी, पहले तो आप एक कॉम्प्लीमेंट लीजिए कि आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं जी, और बहुत थैंक यू अच्छे वेरी सवाल और बहुत तरीके से और बहुत सलीके से आप बिल्कुल। पेश कर बिल्कुल। रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं सबके साथ। सर। सर, संगति का असर है, आप तो जैसे आपके श्री ये चरणों में बैठ के ये कोई भी विद्वान बन ये जाता है। क, ये बहुत कम्प्लीमेंट आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू। सुप्रभात। अब दूसरा सवाल ये है कि प्रेमचंद को नई पीढ़ी तो प्रेमचंद को ही देखेगी, चाहे वो मंच के माध्यम से देखे या वो फिल्म के माध्यम से देखे या वो पढ़कर उसको देखे। लेकिन मेरा तो सवाल ये भी होता है कई बार रंग कर्मियों से कि भाई आप प्रेमचंद प्रेमचंद कर लिया, प्रेमचंद को कब तक ढोते रहोगे? अब ये बताइए, जो आधुनिक जो लेखक हैं वो आज की बात कर रहे हैं, तो आप उनकी तरफ देखिए, उनको पढ़िए जरा। और हुआ भी है, कुछ हुआ है। बहुत सारे लेखक हैं जो आधुनिक दृष्टि के लेखक हैं। क्योंकि जिस तरह की आधुनिकता की बात आज हम करते हैं, उस तरह की बात आप 1930 में नहीं कर सकते थे, सोच जी। भी नहीं सकते थे। लगभग पूरा 100 साल निकल गया है। तो इसलिए वो प्रेमचंद को ऐतिहासिक दृष्टि से जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा बिंदु है जहाँ से साहित्य, ये कथा साहित्य उठना शुरू होता है। उससे पहले लिखा जाता था कथा साहित्य, लेकिन वो ज्यादातर दहेज प्रथा के विरुद्ध, स्पृश्यता के विरुद्ध, इस तरह के बड़े सीधे सीधे उपन्यास, सीधी सीधी कहानियां होती थी। लेकिन प्रेमचंद ने आके उसमें मनोविज्ञान भी जोड़ा और समाज को जोड़ा और समाज के जो विभिन्न घटक हैं उनको, और बहुत सारी समस्याएं उठाई और सही अर्थों में उन्होंने समझा। लेकिन समाज काफी बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। ये काजल ठीक कह रही है कि अभी भी है औरतों में दमन, अभी भी है, शहरों में भी है, गांवों में नहीं है। स्वरूप बदल गया है, हो ही सोच रहा नहीं है। बदली।
हो ही रहा है, रोज कुछ हाँ ना कुछ होता है। हाँ हाँ, मतलब स्वरूप बदल गया है लेकिन सोच नहीं बदली। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक आगे बातें बढ़ती नहीं है। तो इसलिए प्रेमचंद को आप एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखें। प्रस्थान बिंदु यानी आपके लिए, आप पढ़ें, उसको जरूर पढ़ें, मंचन भी करें, लेकिन आप इधर भी आएं। जी और उसके बाद के जो लोग लिख रहे हैं, आप उनको भी टटोलें कि वो जी। क्या लिख रहे हैं। सर बिल्कुल। एक एक मैं चीज कहने जा रहा हूं, उसका जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा चल जाएगा प्रोग्राम ये। अगले बार के लिए रखते हैं उस टॉपिक को, लेकिन मैं कहना जरूरी है कि न जाने कितने रंगकर्मियों से मैं मिला हूं जो ये कहते हैं कि अरे भाई स्क्रिप्ट सी कहाँ है, आजकल भारत में लिखने वाले हैं ही कहाँ, पिछले कई सालों नहीं से है ही नहीं, इसीलिए पुराने। तो नहीं, तो तो मुझे मालूम है कि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं दो कि एक से एक दो दशक दो पात्र लिखे शब्दों गए में हैं। जवाब, दो शब्दों में जी जवाब मेरा ये है कि वे पढ़ते ही नहीं है। जी जी, यस। बिल्कुल यही कारण है। और संभवतः बिल्कुल। अगला जो हमारी एपिसोड होगा उसको हम इसी पे चर्चा करेंगे सर, तब आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत होगी उसके लिए हमको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम थोड़े इसको समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो काजल जी की ओर मैं रुख करता हूँ। तो काजल जी, एक चूंकि आप नाटक करती हैं, आपका एक नाटक अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा भी, समंतक तीर्थ। तो आपके अनुभव में दर्शक, हालांकि हम यहाँ प्रेमचंद के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, कि दर्शक जब कोई टाइमलेस कहानी, मतलब जो हमेशा रेलेवेंट हो, कालजयी कहते हैं जिसको, इस तरह कहानियां मंच पर लाई जाती हैं, तो दर्शक इस तरह की प्रस्तुति से किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं जब ऐसी कहानियां मंच पर जीवंत होती हैं? जैसे आपने बहुत कहा जुड़ते कि आंसू आ जाते हैं कई बार, आपने। हैं, बिल्कुल। जब चीजें स्टेज पर हो रही होती है, मंच पर हो रही थी, जिस तरह से चौधरी सर ने कहा कि ओढ़नी की तरह होता है, जिसमें सारी चीजें हैं, एक आर्टिस्ट है, आपका म्यूजिक है, आपका डांस है, हर चीज है एक खूबसूरत ओढ़नी की तरह। और जाहिर सी बात है कि वो चीज आपकी ऑडियंस तक जरूर पहुंचेगी, और वो ऑडियंस जो भी कहानी स्टेज पर है उससे रिलेट करेंगे, उससे कनेक्ट होंगे और उसके साथ सफर करेंगे। मेरा बस यही कहना है। और हाँ, यहाँ पे मैं अभी जो डॉक्टर प्रताप सहगल जी ने, प्रताप सर ने ये बात कही कि लोग पढ़ते नहीं है, नई जनरेशन के की अगर बात कहें, मैं इस बात से 101% इत्तेफाक करती हूँ, 101%। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, हम सब जुड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। मैं आगे बढ़ता हूं समय सीमा का ध्यान रखते हुए, और हम चलते हैं वशिष्ठ जी की ओर। एक आखिरी सवाल आपसे, वशिष्ठ उपाध्याय जी, कि आप इतना रंगकर्म करते हैं, तो आपके अपने रंगकर्म में प्रेमचंद जैसे साहित्यकार को मंचित करने का महत्व क्या है आपके विचार से? सर एक्चुअली मैं अपने अगर पर्सनल लेवल पे भी कहूँ जी तो बचपन में मुंशी जी को पढ़ा था, और शायद उतना नहीं समझा था, केवल कहानी के रूप में पढ़ लिया, या जो भी कक्षाओं में पढ़ाया गया तो बस पढ़ लिया, हाँ ठीक पढ़ लिया, समझ गया कि क्या कह रहे हैं, उतना डिटेल नहीं समझ पाया। अब जब रंगकर्म करने लगे, सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात है कि ये थिएटर में आने के बाद जिस तरह से डिटेलिंग हम लोग करके सारी चीजें करते हैं, अब जब मुंशी जी को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कितनी गहरी बात कही है, और कहाँ से कैसे लेके आए, उसका मतलब कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कह रहे हैं वो। तो वो समझ के आज भी जैसे मैंने थोड़ा सा पलट के देखा था, तो इतने वर्षों से जानते समझते सुनते पढ़ते सब कुछ, उसके बावजूद जब मैं आज उसको पढ़ा तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आंसू आ गए। तो समझ सकते हैं कि वो चीजें अभी हैं, और अब हम लोग उसको अब समझ पा रहे हैं और समझ के कर रहे हैं। तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा ही सोचता हूँ कि अगर हमारी जनरेशन जो कि बहुत दूर है इन सब चीजों से, हम लोग तो फिर भी अभी बहुत कई जगह से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। आज के दौर में लोग इस तरह से भाग रहे हैं, उससे हमसे हमारी संवेदनाओं या सारी चीजें बहुत दूर जा चुके हैं। अगर उन लोगों को ऐसा कुछ समझा पाए, या थोड़ा सा भी उनके अंदर ऐसी भावनाएं संवेदनाएं ऐसा कुछ पहुंचा पाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बिल्कुल। अच्छी, बहुत खूब, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। हम सुनील बिल्कुल। चौधरी जी को पढ़ते हैं, और सुनील चौधरी जी जब जब जाता हूं तो मेरा एक बायस है, मैं संगीत की तरफ बढ़ जाता हूं। हालांकि अब जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं, लगता है ये संगीतात्मक प्रश्न है, लेकिन ये किसी और तरह के संगीत की बात हो रही है। देखिए, चूंकि मैं तो एक थिएटर आर्टिस्ट हूं, और ना निर्देशक हूं ना लेखक हूं, तो एक आप एज एन एक्टर भी, आपकी एक लय होती है, एक ताल होती है डायलॉग बोलने की। तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। उस सिलसिले में पूछना चाहता हूं मैं सुनील जी से कि किसी भी नाटक की आत्मा
निश्चित रूप से उसके संवाद और उसकी लय होती है, लय गति। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप प्रेमचंद की कहानियों में वो लय, लय विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, वो लय किस तरह से देखते हैं प्रेमचंद की कहानियों में? देखिए मनोज जी, नाटक की लय होती ही है और सारे अच्छा, नाटकों की मुख्तलिफ होती है। क्या बात है। आप सब ध्यान बहुत 27 शेयर नहीं कर सकते, बहुत खूबसूरत। ठीक है। जी और जी। मुंशी के नाटकों में भी है, क्योंकि मुंशी जी के नाटक हर तरह के हैं, समाज के ऊंचे तबके के हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के हैं, बिल्कुल गरीब हल्कू मुन्नी की कहानी है, पूस की रात है। तो हर तरह की कहानियों में ना, तो उसको निर्देशक को एक स्ट्रिंग बैंड कंडक्टर, मतलब अरे वाह। जो जो अपना वाद्य जो है, अपना स्ट्रिंग बैंड जिसको वायलिन कहते हैं, उसमें जैसे जुबिन मेहता है हमारे, उस हाँ तरह हाँ। से एक आदर्श बैटन से उसको निर्देशन को करना होता है और उसकी लय को संभाल के रखना होता है। बहुत क्या बात। खूबसूरत। और ये कलाकारों में इंजेक्ट करना पड़ता है, बार 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 बार, ये तेज जा रहे हो, जोर से बोला है तुमने, ये तुमने हाथ क्यों रखा। बहुत सारी कल्चरल जो जो हमारी जो सांस्कृतिक जो वो हैं चीजें, विधाएं हैं पुरानी, उनको लाना पड़ता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने तो हमारा 225 2025 देखा नहीं था। जी तो बेचारे चले गए कब। तो जो उस समय का जो, तो उसको निर्देशक को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और बाकायदा वो एक आदर्श पैटर्न से उसकी लय को संभालेगा, क्योंकि हर परिवार का, हर तबके का एक जीने का तरीका होता है, उसमें एक लय होती जी जी। बहुत है, तो अच्छे। उसको बहुत, संभालना अब बड़ा समझ में मुश्किल आया कि आप इतनी आसानी से हम कलाकारों को कैसे अपनी उंगलियों पर नचा लेते हैं। वो कंडक्ट करते हैं आप हमको है। बिल्कुल ऐसा तो मैं एक कतई नहीं करता, लेकिन नहीं नहीं, हम बड़े खुशी से नाचते हैं आपकी उंगलियों पे, बड़े नहीं, अच्छा लगता है। तो मैं तो चलिए चाहता हूँ कि कलाकार स्वच्छंद रहें, वो मंच पे जी आए, जी अपनी चीज कहें, लेकिन अगर मुंशी प्रेमचंद जी की बात है या और पुराने पुराने हरिश्चंद्र जी के जमाने की बात है, तो फिर आपको वो समय, वो वक्त जीना जी। पड़ेगा। जी बिल्कुल, देश काल के साथ तो न्याय करना ही चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है। तो मधु हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु, आप सुन रही हैं हमें? मधु हाँ कंधारी जी जो, मनोज, यस यस। हाँ 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 तो मैं इससे पहले कि समापन करें इस चीज का, मैं चाहूंगा, चूंकि ये आपकी पहल पर, आपकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम हो रहा है, ड्रीम कैचर्स ग्रुप आप ही का है, हम सब तो उसमें जुड़ गए हैं। तो और क्या खूब जुड़े हैं। तो आपका ये भी, क्योंकि गुरुग्राम में आपने गुरुग्राम की जनता के हिसाब से बहुत सारे नाटक किए हैं, कैफे में भी किए हैं, छोटी जगहों पे किए हैं। और मैं जानता हूं, क्योंकि आप वर्षों से थिएटर से जुड़ी रही हैं और आपने बहुत गंभीर थिएटर भी किया है फिल्मों के अलावा। तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा और आपकी सोच शायद का वास सीरियस थिएटर में होता है। तो इसीलिए शायद ये पहल भी है और ये पैनल चर्चा भी आप ही की प्रेरणा से हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द बताएं हम सब लोगों को कि ड्रीम कैचर्स का क्या उद्देश्य है, क्या भविष्य है, क्या सोचती हैं आप? थोड़े शब्दों में बोलूँ तो ड्रीम कैचर्स इसलिए बनाया गया था कि मुझे लगा कि हम गुड़गांव में रहते हैं और इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि थिएटर जैसी आर्ट जो जो जिसका सौभाग्य मुझे मिला कि मैं उसको कर पाई, अपने बिजी टाइम से निकाल कर, वीकेंड थिएटर करते थे हम। वो कोविड में कहीं खो सा गया, और जब खोने के बाद जब हम जागे कोविड से, तो पता चला कि डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है दिल्ली गुड़गांव से, गुड़गांव से दिल्ली आने में, या अदरवाइज मंडी हाउस में जाने में, या गुड़गांव में कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं 20 साल से यहाँ रहती हूँ और ऐसा कोई मंच ही नहीं है, थिएटर ही नहीं है, ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर जाके मैं थिएटर देख सकूं, कर सकूं, वो वाला एक उस चीज का आनंद ले सकूं जो मैं दिल्ली जाकर ले पाती थी। तो ये एक छोटा सा ही आइडिया था, और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, या आप हैं जैसे मनोज हैं, सुनील हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए जो यहाँ रहकर भी ये सब करना चाहते थे, जिनके विचार मेरे मुझसे मिलते थे। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा तैयार किया जाए जो धीरे धीरे गुड़गांव की जनता को इसका स्वाद दे। धीरे धीरे मतलब कि मैं एकदम से एक बहुत बड़ा प्ले नहीं लेके आना चाहती। जैसे हमने चित्रलेखा किया था कुछ 6-7 साल पहले, चित्रलेखा किया, बहुत हैवी प्ले उठा लिया, उसको हमने मंडी हाउस में किया, जयपुर में किया, लखनऊ में किया, कई जगहों पर किया। लेकिन कोविड के बाद ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि ये हम यहाँ पर कर पाएंगे और लोग इसको ले पाएंगे कि नहीं, और दिल्ली जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमने छोटा थिएटर शुरू किया कि चलिए गुड़गांव में कैसी स्पेस अवेलेबल है, गुड़गांव में पब्स हैं, क्लब्स हैं, गुड़गांव में ऐसी स्पेसेस जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी होती है,
वहां पर आपके ओपन माइक्स होते हैं। तो मैंने कहा जहां पर मुझे स्टेज मिल जाए थोड़ा छोटा सा, जहां पर लोग आके बैठ के देखें कुछ जिसका वो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं उसको देख के, अगर वो 1 घंटा बैठ सकते हैं तो मैं उनको एक प्ले भी दिखा सकती हूँ। थोड़ा बहुत लाइट होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टेज होना चाहिए, और बस हमारा काम हो गया। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बस इस बात की आई थी कि हमें जो आदत थी कि विंग्स नहीं है, ना विंग है, ना ग्रीन रूम है, ना पर्दा है। तो इस चीज को क्रैक करने में बहुत मजा आया। मैं ऐसे शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि यही आते हैं मुझे लेकिन इसको क्रैक करने में बहुत मजा आया, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रही हूँ जहां पर हमारे 20-30 लोग आते थे, जो हम एक्सपेक्ट करते थे 25 लोग ही आ जाएं, चलिए मैं पहला जब प्ले कर रही थी कि चलिए 25 लोग आ जाएं बहुत होगा हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात होगी। वहां की डेट में आज 100 के ऊपर, और कई बार मुझे 150-200 का भी ऑफर आता है कि अच्छा आप यहाँ आके कीजिए। स्पेशली रेजिडेंशियल क्लब्स जैसे डीएलएफ हो गया, ये सब हमें कॉल करते हैं कि आइए और ये नाटक करिए क्योंकि यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई विल से, कि मेरे ग्रुप की सफलता है, या आप लोगों के साथ मिलके जो हमने यहाँ पे किया कि गुड़गांव में अब हम जो मैंने सपना लिया था छोटा सा कि मेरे ड्राइंग रूम में बैठकर लोग प्ले करें, और अगर हमें किसी के ड्राइंग रूम में जाकर करना पड़े तो वो भी कर सकें, वो भी पूरा हो गया। सो थैंक यू वेरी मच मनोज फॉर दिस। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी बात। और अब आपका सपना और बड़ा हो रहा है। हम प्रेमचंद जी को स्टेज पे लेके आ रहे हैं 30 अगस्त को एक्सेलसियर ऑडिटोरियम सेक्टर 43 गुड़गांव में। 2 शो हैं, 4 बजे और 6 बजे 30 अगस्त को। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप आएं और देखें कि हमारा प्रयास कैसा रहा और किस तरह से हमने जो बातें आज कही हैं वो सिर्फ बातें ही नहीं हैं, उनको हम कोशिश भी करेंगे मंच पर उतारने की। तो चूंकि अब समय बहुत हो गया है, तो इसलिए बिना ज्यादा वक्त लिए मैं ये कहूंगा कि आज हमने देखा कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, निश्चित है, बिल्कुल। और जो रंगमंच है वो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि सवाल उठाने का भी है। बहुत सारे सवाल हमने उठाए भी, और आशा है कि जो आज का संवाद है ये आपको प्रेरित करेगा कि प्रेमचंद को नए दृष्टिकोण से देखें, और केवल प्रेमचंद को ही ना देखें, बल्कि जो आज के आधुनिक भारत के आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर बात करें में बहुत सशक्त नाटक लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं, उनका भी मंचन का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आज हमें साथ बैठे दिया, और सभी दर्शकों को जो हमसे जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे, जो कि रिकॉर्डिंग हम ये मुहैया कराएंगे हम विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स पे, हमारी ये सबकी पर्सनल चैनल्स पे और ड्रीम कैचर्स के भी। तो उससे भी लोग जुड़ सकते हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। सभी वरिष्ठ को प्रणाम थैंक यू, थैंक यू। यार। इट वॉज अ बिग ऑनर। थैंक यू।